हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। तो अपन का जो चैप्टर चल रहा था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तो गाइस इसका अपन ने जो लास्ट लेक्चर लिया था वो था रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो रिवैल्यूएशंस की एंट्रीज के बारे में अपन ने समझा था कि रिवैल्यूएशन क्यों बनाया जाता है, ये समझा था। रिवैल्यूएशन की एंट्रीज को समझा था और प्रॉफिट लॉस रिवैल्यूएशन के अंदर होता है, तो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये अपन ने समझ लिया था। ठीक है गाइस, तो और उसके बाद अपन ने समझा था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स के बारे में, रिजर्व्स के बारे में और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस के बारे में, फिक्स्ड ईटीएस असेट्स के बारे में समझा था। उसके बाद नोट्स पढ़ लिया था इसका कि नोट क्या क्या है, ईपीएफ के बारे में पढ़ा था, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के बारे में। अब गाइस बात करते हैं आज एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। पार्टनर्स की कैपिटल का जो एडजस्टमेंट होगा वो तीन टाइप से होता है गाइस। कितने टाइप से? तीन। एक होता है कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बिहाफ पे पार्टनर्स का एडजस्टमेंट, एक होता है कि नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल के बिहाफ पे एडजस्टमेंट, और एक जो फॉर्म में पहले से दे रखी कैपिटल उसका एडजस्टमेंट। जैसे इसमें लिखा हुआ एडजस्टमेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब न्यू पार्टनर की कैपिटल के बिहाफ पे एडजस्टमेंट। सेकंड है कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, यानी ओल्ड पार्टनर्स के बिहाफ पर कैपिटल का एडजस्टमेंट। और तीसरा दे रखा व्हेन कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। न्यू फर्म इज गिवन मतलब है कि कैपिटल आपको पहले से ही गिवन होगी, उसके थ्रू एडजस्टमेंट करना है। तो गाइस ये थे तीन टाइप के एडजस्टमेंट होंगे जो कि अपन इलस्ट्रेशन में पढ़ेंगे, इजीली वे में आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ये तीन एडजस्टमेंट, ओल्ड पार्टनर्स के बिहाफ पे कैपिटल का एडजस्टमेंट, न्यू पार्टनर्स के बिहाफ पे कैपिटल का एडजस्टमेंट, और पहले से अगर फर्म की कैपिटल दे रखी है तो उसके बिहाफ पे एडजस्टमेंट करेंगे। इसका एक इलस्ट्रेशन लेंगे, उससे और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो गाइस अपन बात करने वाले हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। अब गाइस मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं कि गाइस मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट तब बनाया जाता है जब कोई असेट्स एंड लायबिलिटीज में फर्म चेंज नहीं चाहती है। यानी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट, यानी कि जब पार्टनर को एडमिट करेंगे या उसका रिटायरमेंट होगा, द पार्टनरशिप फर्म डज नॉट वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी कि नहीं चाहती फर्म किस किस चीज में चेंज, असेट्स एंड लायबिलिटीज में सबको चेंज नहीं चाहती है इन द बैलेंस शीट, बट टू द गिव इफेक्ट ऑफ इट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो चाहती है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाए। तो यानी कि असेट एंड लायबिलिटीज में कोई भी चेंज ना हो, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू जाना चाहिए। तो जब उसका जो इफेक्ट है वो पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू जाएगा तो उस केस में अपन बनाएंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब गाइस एक बात याद रखनी है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए क्वेश्चन में ये बात गिवन होती है कि फर्म असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं चाहती, तो आपको उस केस में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री सेम होंगी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में, यानी जो रिवैल्यूएशन में होती है सेम मेमोरेंडम में होती है, लेकिन इसमें अकाउंट क्लोज करने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है और रिवैल्यूएशन में क्लोज करने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, बस थोड़े तरीके डिफरेंसेस अलग है, बाकी सब सेम है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है गाइस, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो गाइस अपन बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में, यानी IFR के बारे में अपन बात करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। पहले इसको समझते ही होता क्या है गाइस। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है इज अ रिजर्व है क्रिएट आउट ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले बात तो ये आपको याद रखनी है कि आउट ऑफ प्रॉफिट से ये क्रिएट होता है टू मीट द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, अप एंड डाउन होती है, तो उसमें अगर कई बार लॉस भी हो जाता है तो उस लॉस को सेट ऑफ कराया जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के थ्रू, तो इसलिए बनाया जाता है गाइस ये। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज एज फॉलो। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपन पढ़ेंगे तो कुछ इसको इलस्ट्रेशन के थ्रू समझने वाले हैं, लेकिन अपन को ये बात समझ में आनी चाहिए कि IFR क्या होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फर्म बनाती है आउट ऑफ प्रॉफिट से, और क्यों बनाती है, क्योंकि मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है, तो कई बार लॉस हो जाता है इन्वेस्टमेंट में, तो उस लॉस को सेटअप कराने के लिए बनाती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज एज फॉलो, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाएगी। अब गाइस इसका एक इलस्ट्रेशन है जिसको अपन समझते हैं, इसमें लिखा हुआ इसकी कुछ सिचुएशंस है वो भी समझेंगे। A एंड B आर पार्टनर्स है इन अ फर्म में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:2। इन्होंने एडमिट किया है C को 1/4/2017, यानी 1 अप्रैल 17 को एडमिट किया है फॉर 1/5 ऑफ शेयर इन द प्रॉफिट, यानी 1/5 शेयर्स के लिए। बैलेंस शीट दे रखी थी और इसमें अपने को दे रखा था यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है कितने का गाइस, 5000 का, और यहाँ पे अपन को इन्वेस्टमेंट दे रखा है 25000 का। ये बैलेंस शीट दे रखी है, ये क्वेश्चन है जो अपन समझने वाले हैं। इसमें लिखा है शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अंडर द फॉलोइंग 5 अल्टरनेटिव सिचुएशन। गाइस कितनी है, 5 अल्टरनेटिव सिचुएशंस है जो कि अपन को समझना है, एक एक सिचुएशन को अपन समझते जाएंगे और बहुत इजी है इसको समझना। ठीक है, तो ये पहली सिचुएशन अपन ले रहे हैं। पहला सिचुएशन में लिखा हुआ है इफ
देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसका मतलब कोई भी लॉस नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, तो जो रिजर्व है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो कि अपन ने पढ़ा था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व। तो अगर जो रिजर्व है बढ़ जाएगा किस किस के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड रेशियो में। एंट्री पोस्ट होगी गाइस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। ये एंट्री पोस्ट होगी 5000 का बैलेंस शीट में गिवन था और वो अपन ने 3:2 में बांट दिया, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। करंट आएगा वर्ड, लेकिन तब आएगा जब फर्म जो अपनी कैपिटल कौन से मेथड से मेंटेन करती है, फिक्स्ड से मेंटेन करती है। ठीक है गाइस, ये तो है पहली सिचुएशन जब कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। लेकिन दूसरा पॉइंट है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 25,000, मान के चलो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दे रखा है कि मार्केट में जो वैल्यू चल रही है इन्वेस्टमेंट की 25,000 सेम है, मतलब आपने 25,000 रुपए में इन्वेस्टमेंट खरीदे थे और 25,000 इसकी वैल्यू चल रही है, ये इसकी बुक वैल्यू है और ये इसकी मार्केट वैल्यू है। ठीक है, तो दोनों सेम सेम चल रही है, इसका मतलब कोई भी लॉस नहीं है। तो इसका मतलब जो 25,000 जो 5,000 रुपए का जो रिजर्व बना हुआ था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा पार्टनर्स के बीच में। एंट्री वही सेम पोस्ट होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल लिखा हुआ है इसके अंदर। यहाँ पे सेम सॉल्यूशन इज गिवन एज इन केस फर्स्ट, यानी कि जो केस फर्स्ट में अपन ने लिखा था, यानी कि जो एंट्री वाली हुई है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। ठीक है, तो ये थी दो सिचुएशन। अब बात कर लेते हैं थर्ड सिचुएशन के बारे में कि इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 22,000। अब गाइस एक बात याद रखना है कि बुक वैल्यू तो है इसकी 25,000 रुपए, यानी 25,000, और इसकी जो बुक वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू आ रही है 22,000, यानी इसकी बुक वैल्यू अपनी 25,000 और इसकी मार्केट वैल्यू 22। इसका मतलब अपने को कितने का लॉस हो गया है, 3,000 रुपीज का अपने को लॉस हो गया है। तो जिसको अपन कवर करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर करेंगे। तो 5,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, तो 3,000 रुपए का लॉस कवर होगा, तो अल्टीमेटली 2,000 बचेंगे, उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। एंट्री पोस्ट होगी गाइस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR टू इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3,000 रुपए का जो लॉस है वो अपन का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर बचा अपना 2,000 रुपए, कितने बच गए, 2,000 रुपए बच गए। इसको अपन ने A और B में बांट दिया है, कौन से रेशियो में गए, 3:2 में, और वो आ गया अपना टू एज कैपिटल 1,200 और टू बीस कैपिटल 800। तो 1,200 और 800 ये आ गया और 3,000 रुपए का लॉस जो था वो कवर कर लिया, तो इसलिए यहाँ पे टू इन्वेस्टमेंट लिख दिया और रिजर्व खत्म हो चुका है पूरा। एंट्री पोस्ट हुई है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR टू इन्वेस्टमेंट, यानी 3,000 रुपए का लॉस सेट ऑफ कराया है। उसके बाद जो 2,000 रुपए बचे थे वो A और B में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, ओल्ड रेशियो में अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आई होप कि ये तीन सिचुएशन आपको समझ में आई होंगी। अब इस बात करते हैं अपन फोर्थ सिचुएशन के बारे में। इसमें लिखा हुआ है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 30,000। अब अपने को पता था कि बुक वैल्यू जो दे रखी है वो तो दे रखी थी अपने को 25,000 और एक साइड अपन ने लिखी थी मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू इस समय कितनी है, 30,000 है। तो एक बात अपने को समझना है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो अपना बना हुआ था ये तो बना हुआ था 5,000 का, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से तो कोई पैसा लिया नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये 5,000 रुपए का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि लॉस के केस में इसका यूटिलाइजेशन होता है और प्रॉफिट है अब तो यानी कि मार्केट में वैल्यू बढ़ गई है, तो 5,000 तो पूरा का पूरा पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंट्री पोस्ट हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR टू एज कैपिटल और टू बीस कैपिटल, कौन से रेशियो में है, 3:2 में। ठीक है, ये तो नॉर्मल एंट्री हो गई। उसके बाद अब वैल्यू जो बढ़ी है इसकी 5,000 रुपए की, उसको अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेके जाएंगे। एंड क्योंकि ये बात मैंने आपको बता दी थी कि अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन CR होगा और लॉस के केस में रिवैल्यूएशन DR होगा। तो अब यहाँ पे एंट्री पोस्ट होगी गाइस इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है गाइस, कितने रुपए से, 5,000 से, क्योंकि इसकी जो वैल्यू थी वो थी 25,000 रुपए, 25,000, लेकिन इसकी मार्केट में वैल्यू चल रही है गाइस कितना, 30,000। तो 5,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो रिवैल्यूएशन में CR हो जाएगा। एंट्री पोस्ट होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है गाइस, अब उसके बाद इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। ठीक है गाइस, तो इसको रिवैल्यूएशन का भी प्रॉफिट इनको मिल गया पार्टनर्स को और ये फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया पार्टनर्स के बीच में। तो गाइस ये था अपना फोर्थ एडजस्टमेंट इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 30,000। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसका लास्ट एंड फाइनल एडजस्टमेंट है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 80,000। अब 18,000 तो जरा इसको समझ लेते हैं एक बार। बुक वैल्यू जो थी अपनी वो गाइस कितनी थी, 25,000 थी। ठीक है, अब इसकी जो मार्केट वैल्यू चल रही है वो कितनी चल रही है गाइस, 18,000 यानी 18,000। यानी कि अपन बात करें तो डिस्ट्रीब्यूट यानी कि डिफरेंस कितने का आ गया इसका, 7,000 रुपए का लॉस। इस 7,000 रुपए के लॉस में
अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो रिजर्व बन रहा था वो कितना बना हुआ था 5000, तो 5000 का लॉस तो इससे कवर होगा, ठीक है। और रह गया अपना कितना 2000 रुपए, उसको अपन रिवैल्यूएशन से कवर करेंगे 2000 रुपीज को। तो गाइस ये था सिस्टम इसका। तो पहले रिवैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से 5000 कवर हो गए, रिवैल्यूएशन अकाउंट से 2000 रुपए कवर हो गए, टू इन्वेस्टमेंट 7000 रुपए, क्योंकि 7000 रुपए का लॉस हो गया है अपने को यहाँ पे, ठीक है। तो 5000 तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर हो गए, रह गए 2000 वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे, यानी कि उससे पार्टनर्स को क्या होगी, उसकी कैपिटल को लॉस होगा, तो उसकी कैपिटल को क्या कर देंगे अपन डीआर, यानी एंट्री क्या पोस्ट होगी गाइस, ए कैपिटल अकाउंट डीआर, बी कैपिटल अकाउंट डीआर, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपने जो 2000 रुपए डाले हैं इसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि लॉस है तो कैपिटल क्या होगी गाइस, इनकी डीआर यानी कम होगी, तो ए कैपिटल अकाउंट डीआर, बी कैपिटल अकाउंट डीआर, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और गाइस कौन से रेशियो हो जाएगा, ये 3:2 में। तो आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पॉइंट नंबर 5। तो गाइस अपन एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं जिसमें कि अपन रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाएंगे और रिवैल्यूएशन की एंट्री को समझेंगे, उसके बाद अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनवाएंगे और उसके बाद बनाएंगे अपन बैलेंस शीट, ठीक है। तो गाइस देखिए अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको पूरा समझेंगे और प्रॉपर तरीके से उसको करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर है, ऑन 1 जनवरी 2017 they decided to admit C into a partnership on the basis of the following balance sheet। यानी कि अगर बात करें तो पहले ए पार्टनर था और बी यानी ओल्ड पार्टनर है, इन्होंने सी पार्टनर जो कि एक न्यू पार्टनर के रूप में इन्होंने एंटर कराया है सी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक बैलेंस शीट दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, जिसमें लिखा हुआ है क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, और कैपिटल ए एंड बी की दोनों की दे रखी है। कैश एट बैंक दे रखा है, सेट साइड डेटर दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, फिक्स्ड एसेट दे रखी है, तो पी एंड एल अकाउंट दे रखा है, ठीक है गाइस। और पी एंड एल अकाउंट अगर अपना असेट साइड है इसका मतलब है लॉस, तो लॉस और प्रॉफिट जो कि अपन ने पढ़े थे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स लॉसेस रिजर्व, ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, ठीक है गाइस। उसके बाद इन्होंने लिखा है द फॉलोइंग टर्म्स आर वर एग्रीड अपॉन, यानी फर्स्ट पॉइंट दे रखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी 2:1 रेस्पेक्टिवली, यानी कि इनका जो न्यू रेशियो दे रखा है गाइस एबीसी का न्यू रेशियो 2:1 दे रखा है, ठीक है। ये इनका अपन को न्यू रेशियो दे रखा है 2:1, ठीक है। सी बॉट 20,000 एज कैपिटल, सी जो है कैपिटल लेके आया अपनी 20,000 रुपीज की, सी लेके आया 20,000 रुपए की कैपिटल लेके आ गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा है यहाँ पे कि फिक्स्ड असेट्स इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 12,000, मैंने इन्होंने फिक्स्ड असेट्स को एप्रिशिएट किया मतलब बढ़ाया है। एक बात याद रखना कि एप्रिशिएट मतलब होता है बढ़ाना, डेप्रिशिएट मतलब होता है घटाना, बाय अगर मतलब बाय मतलब से, इतने रुपए से, यानी कि इन्होंने बोला 12,000 से एप्रिशिएट हुई है, यानी 12,000 की पूरी इंक्रीज हुई है। बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू ₹2,000 टू बी रिटर्न ऑफ, जो बैड डेब्ट है वो 2,000 रुपए तक क्या होंगे गाइस, रिटर्न ऑफ होंगे, यानी कि 2,000 रुपए के बैड डेब्ट हो गए, वो रिटर्न ऑफ हो गए, तो इसका मतलब ये है कि हमें लॉस हो गया, बैड डेब्ट होता है लॉस, 2,000 रुपए के पूरे रिटर्न ऑफ करेंगे, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने लिखा प्रोविजन ऑफ 2% वाज मेड फॉर डिस्काउंट एंड क्रेडिटर, क्रेडिटर पे प्रोविजन बनाने डिस्काउंट का 2%। तो गाइस एक बात याद रखना है कि डेटर पे डिस्काउंट लॉस होता है और क्रेडिटर पे डिस्काउंट हमारे लिए क्या होता है, प्रॉफिट यानी कि इनकम, यानी कि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा गाइस, सीआर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी ब्रॉट डाउन टू 1800 रुपए, 1800, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को 1800 तक अपने को लेके आना है। तो ऊपर अगर अपन बात करें बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2000 के हैं और 1800 रुपए 1800 तक लेके आना है, इसका मतलब कितने रुपए का अपन को फायदा हो गया, 200 रुपए का, क्योंकि जब हमारी लायबिलिटी कम होती है तो हमें प्रॉफिट जनरेट करके देती है और लायबिलिटी अगर हमारी इंक्रीज होती है तो लॉस जनरेट करके देती है। एक बात और याद रखनी है, प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन सीआर होगा और लॉस के केस में रिवैल्यूएशन डीआर होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज डिटरमाइंड एट ₹1,000। अब जैसे अपन ने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में समझा था, ऐसे अपन वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में समझेंगे। सेम प्रोसीजर है जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में बताया था। वर्कमैन कंपनसेशन फंड फर्म अपने एम्प्लॉइज के यानी कि एम्प्लॉइज के लिए बनाती है। अगर मान के चलते कोई भी हादसा वगैरह हो जाता है, कोई नुकसान वगैरह हो जाता है एम्प्लॉय को, तो मान के चलते तो उस फंड से कवर होता है वो पैसा। अब उन्होंने कहा वर्कमैन कंपनसेशन जो फंड है वो डिटरमाइन हुआ है 1,000 रुपए का। बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है अपने को 3,000 रुपए का, और जो लायबिलिटी जो क्रिएट हुई है वो क्रिएट हुई है 1,000 की। अब 1,000 की लायबिलिटी तो इस फंड से कवर हो जाएगी, इसका मतलब अभी फंड में कितने रुपए बच गए, 2,000 रुपए, और इसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा,
इस 2000 रुपए को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो, यानी ए और बी का ओल्ड रेशियो देखेंगे और उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अगर मान के चलते कि 3000 रुपए की 3000 लायबिलिटी क्रिएट होती तो कुछ भी नहीं होता। 3000 रुपए का फंड बना हुआ, लायबिलिटी 4000 की अगर क्रिएट होती तो 1000 रुपए अपन किसमें लेके जाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में समझा था। लेकिन अभी यहाँ पे आप समझेंगे 3000 का फंड क्रिएट किया हुआ है, 1000 रुपए की लायबिलिटी है, इसका मतलब 2000 रुपए फंड में बच गए, वो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। उसके बाद गाइस बात करते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज रेज्ड बाय 500, मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को 500 से रेज करना है, इसका मतलब 500 रुपए से बढ़ाना है। तो इसका मतलब अपन 500 रुपए बढ़ाएंगे तो अपने के लिए लॉस है, तो रिवैल्यूएशन में डीआर हो जाएगा, एंट्री पोस्ट हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कितने रुपए से, 500 से। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं सी इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। सी जो है वो गुडविल को कैश में नहीं लेके आया तो कोई दिक्कत नहीं, सी का करेंट अकाउंट ओपन करके गुडविल ले आएंगे। उसके बाद उन्होंने गुडविल वैल्यूड जो हुई है वो 8000 की वैल्यूड हुई है, 8000 की वैल्यूड हुई है गुडविल, और उसके बिहाफ पे पहले अपन सी की गुडविल निकाल लेंगे और फिर उसको मंगवा लेंगे गुडविल को। उसके बाद उन्होंने लिखा स्टॉक इज वैल्यूड 24180, मतलब उन्होंने स्टॉक को वैल्यूड किया 24180 पे, 24180 पे। अगर अपन इसको बैलेंस शीट में देखें तो स्टॉक 22000 का दे रखा है, तो अपने को फायदा हो गया 2180। और हमारा क्या असेट जब बढ़ती है तो प्रॉफिट देके जाती है, एंट्री पोस्ट करेंगे स्टॉक अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आप दोनों तरीके से समझ सकते हो, स्टॉक अगर इंक्रीज होगा यानी डीआर साइड इंक्रीज होगी तो स्टॉक और बढ़ेगा, तो स्टॉक अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन, और दूसरी तरीके से समझ सकते हो कि प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन सीआर होता है। उसके बाद गाइस इसमें लिखा प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। अब एक तो अपन को कैपिटल अकाउंट बनाना है, न्यू फर्म के बैलेंस शीट बनाएंगे और इसमें बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इस बात ये चल रही है कि यहाँ पे ऊपर न्यू रेशियो तो दे रखा है लेकिन ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है, लेकिन ये बात तो अपन ने पढ़ ली थी जब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता है, तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गाइस क्या होता है, इक्वल होता है 1:1। तो अपन ने ये 1:1 दे रखा है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दे रखा है, तो अपन जब गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। आई होप गाइस ये क्वेश्चन का ओवरव्यू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस अपन बनाएंगे सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर्मेट इसका पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब इस अकाउंट के साथ साथ आपको एंट्री भी समझाते हुए चलेंगे। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, ये डीआर साइड है, ये सीआर साइड। अमाउंट जो है वो रुपीस में है, रुपीस लिख सकते हैं अपन यहाँ पे साइड में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं तो पॉइंट नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कैपिटल का पॉइंट तो रिवैल्यूएशन का है नहीं है। सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ फिक्स्ड असेट्स इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 12000, यानी फिक्स्ड असेट्स एप्रिशिएट हुई है भाई, मतलब से 12000 से जब इंक्रीज होगी, असेट्स हमारी इंक्रीज होती है तो अपन क्या एंट्री पोस्ट करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए से, 12000 रुपीज से। तो मैंने आपको समझा दिया था कि अगर हमारी असेट्स इंक्रीज होगी तो असेट्स का बैलेंस डीआर होता है तो और डीआर करेंगे, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी असेट्स बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन देखो यहाँ पे सीआर हो गया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन के अकाउंट में अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स कितनी आ जाएगी अपनी, 12000 की। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया हो, फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज करिए। अब लिखा हुआ सेकंड चलते हैं, बैड डेब्ट अमाउंटिंग टू 2000, मतलब 2000 रुपए तक के बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ हो गए। मतलब अब सीधी सीधी कहानी है, अगर हमारे डेटर थे और उसमें से हमारे 2000 के बैड डेब्ट हो गए, जिसका मतलब हमारे बैड डेब्ट हो गए तो हमारे डेटर कम होंगे, तो लॉस हो गया। अब रिवैल्यूएशन लॉस के केस में क्या होगा, डीआर, तो एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू बैड डेब्ट अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए से, 2000 रुपए से। तो अब लॉस के केस में अपन क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को डीआर करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा टू बैड डेब्ट। ठीक है, कितने रुपए से, 2000 रुपए से, ये अपना बैड डेब्ट आ गया, बहुत इजी है। उसके बाद अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। अ प्रोविजन फॉर 2% was to be made for discount on creditor। अगर अपन क्रेडिटर पर अगर अपन को डिस्काउंट मिलेगा, रिजर्व बनेगा, तो अपन के लिए क्या है, फायदा होगा, फर्म के लिए फायदा होगा। तो इस केस में रिवैल्यूएशन क्या होगा, सीआर, एंट्री रिजर्व फॉर क्रेडिटर अकाउंट डीआर टू
रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है गाइस, अब बात कर लेते हैं कितने रुपए के अपने को क्रेडिटर बुक्स में दे रखे, आप चेक करेंगे 6000 के, और 6000 का अपन निकाल लेंगे कितना परसेंट गाइस, 2%, तो अपना आएगा 120। ठीक है, तो कितने रुपए, 120, तो 120 से अपन एंट्री करेंगे बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ये लिख सकते हैं अपन कितने का, 120। यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था रिजर्व फॉर क्रेडिट 120 टू रिवैल्यूएशन ऑन 120, तो यहाँ पे लिख दिया, ये अपन के लिए प्रॉफिट हो गया, एक फर्म के लिए प्रॉफिट हो गया, तो ये रिवैल्यूएशन ऑफ सीआर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे, तो उसके बाद इसमें लिखा हुआ है, आगे चलते हैं अगर, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी ब्रॉट डाउन टू 1800, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आप जाके देखेंगे बैलेंस शीट में 2000 के और 1800 के हो गए, इसका मतलब अपने को 200 रुपीस का प्रॉफिट हो गया। तो सेम कहानी है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने रुपए का, 200 का, तो अपन रिवैल्यूएशन के अकाउंट में कहां पे डाल देंगे, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितने का गाइस, 200 का, तो अपन यहां पे लिख दिया 200 का। उसके बाद गाइस अपन आगे चलते हैं, तो द लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज डिटरमाइंड एट ₹1000, तो अपन ने ये बात कर ली थी कि लायबिलिटी क्रिएट हुई है 1000 की, तो अपने पास तो फंड बना हुआ 3000 का, तो फंड से 1000 की लायबिलिटी कवर हो जाएगी, इसका मतलब रिवैल्यूएशन में सब कोई काम नहीं है। अगर फंड से ज्यादा लायबिलिटी होती तो अपन को रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता। ठीक है, उसके बाद देखा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड बी रेज्ड बाय 500, मतलब अपन को एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को 500 से इंक्रीज करना है, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो अपने लिए लॉस होगा, एंट्री पोस्ट होगी गाइस इसकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ईपीएफ अकाउंट, कितने रुपए का, 500 का, कितने का, 500 का, तो ये लॉस हो गया, तो यहां पे लिखेंगे टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, गाइस कितने रुपए का अपन का हो गया, 500 का, यहां पे लिखते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 500 का। उसके बाद गाइस इसमें लिखा हुआ सी इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, तो ये रिवैल्यूएशन का पार्ट नहीं है। उसके बाद इन्होंने लिखा है स्टॉक इज टू वैल्यू 24180, 24180 का, और ऊपर अपने को देख रखा है 22000, तो अपने को प्रॉफिट हो गया 2180। तो गाइस इसकी नॉर्मल अगर एंट्री अपन समझे तो एंट्री पोस्ट होगी स्टॉक अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2180। ठीक है, कितना 2180, तो अपन यहां पे लिख देंगे इसको बाय स्टॉक, कितना है 2180। अब उसके बारे में अपन बात करते हैं, तो अब उसके बाद कुछ भी नहीं दे रखा है, ये अपने रिवैल्यूएशन के पॉइंट कंप्लीट हो गए, ये अपन ने जो भी प्रॉफिट थे रिवैल्यूएशन को यहाँ सीआर कर दिए, जो लॉस थे वो डीआर कर दिए। अब इसका बैलेंस देखेंगे कि कितना आ रहा है, उसके बाद देखेंगे रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है लॉस, उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले अपन सीआर साइड का टोटल करते हैं 12000, 120, 200 और 2180, तो गाइस यहाँ का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 14500 टोटल आ रहा है सीआर साइड का। ठीक है गाइस, और एक बार अपन डीआर साइड का टोटल कर लेते हैं 2000 प्लस 500, तो गाइस यहाँ का आ रहा है अपना डीआर साइड का 2500। ठीक है, तो इसका मतलब अपने को प्रॉफिट हुआ, क्योंकि रिवैल्यूएशन में सीआर जो है रिवैल्यूएशन का वो ज्यादा है और डीआर कम है रिवैल्यूएशन का, तो इसका मतलब कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया गाइस, अपन निकाल लेते हैं। तो ये अपने को प्रॉफिट हो गया गाइस 12,000 का। अगर 12,000 का प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल में जाएगा सीआर, तो एंट्री पोस्ट होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल, तो यहां पर लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक बात याद रखनी है, प्रॉफिट से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है, लॉस से पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होती है, तो ए एंड बी। तो गाइस कितना है 12,000, अब अपन ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 12,000 एंड 12,000, इनका रेशियो दे नहीं रखा था तो 1:1 था, 1/2 यानी कि 6,000 और 6,000। जब वो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का नहीं होगा तो ये अपन ने साइलेंट फीचर पढ़ा था कि पार्टनर्स का जो प्रॉफिट होता है वो इक्वल रखना है अपने को। तो दोनों साइड का अपन टोटल करेंगे 14,500 और 14,500। तो गाइस ये था अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री मैंने आपको सारी की सारी बता दी थी, मैंने बोला था रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ साथ अपन रिवैल्यूएशन की एंट्री भी समझेंगे, तो अपन ने काम कर लिया। यानी कि अपन को एक चीज बस याद रखनी है कि प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन खुद सीआर होता है और लॉस के केस में रिवैल्यूएशन खुद डीआर होता है, तो आप उससे समझ लेंगे तो ये अकाउंट प्रिपेयर हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें आपकी प्रॉफिट आया था 12,000 का, तो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया 6,000। तो गाइस अपन बनाएंगे इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। 3 पार्टनर है ए बी और नया पार्टनर जो आया था सी, 3 पार्टनर हो गए तो अमाउंट के 3 कॉलम अपन यहां पे बनाने वाले हैं।
तो अपन ने 3 कॉलम बना लिए हैं यहाँ पे, यानी ए, बी और सी। अपन यहाँ पे बनाएंगे 3 पार्टनर्स के कॉलम, ए का बन गया और बी का बन गया, ए, बी एंड सी। ये हो गया जी पर्टिकुलर और ये हो गया जी पर्टिकुलर। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इसकी कैपिटल लिखेंगे, सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स की ए एंड बी की, जो लिखते हैं अपन किस तरीके से, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए की गाइस कितनी रखी 50,000 और बी की कितनी रखी गाइस 30,000। ये हो गया जी उनका बैलेंस। सबसे पहले ए एंड बी का बैलेंस लिखा, उसके बाद फिर अपन ने लिखा सी कितनी कैपिटल लेके आया है। तो अपन को पॉइंट नंबर फर्स्ट में दे रखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ सी बॉट 20,000 एज कैपिटल। लेकिन अपने को पता है जब कोई पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो एंट्री पोस्ट करते हैं बैंक अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर का नाम है सी, तो एंट्री पोस्ट होगी बैंक अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल, तो बाई बैंक। एंट्रीज के साथ साथ मैं आपको समझाता हुआ जा रहा हूं। तो सी के में लिख देंगे अपन 20,000। ठीक है गाइस, तो ये हो गए जी 2 पॉइंट कंप्लीट। उसके बाद फिर अपन को सबसे पहले गाइस जाना है बैलेंस शीट के अंदर, जितने भी रिजर्व प्लस रिजर्व्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस होंगे, पहले उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो सबसे पहले इसमें ले रखा है, अपन लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, क्रेडिटर छोड़ दीजिए, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, सबसे पहले ये फंड दे रखा है। तो यानी कि यहाँ पे 4,000 की लायबिलिटी दे रखी थी, सॉरी फंड दे रखा था 4,000 का, और नीचे जो लायबिलिटी क्रिएट हुई थी गाइस कितने की हुई थी 1,000 की। तो यानी कि अब कितने रुपए बच गए आपके पास 3,000। तो अपन उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब फंड को या रिजर्व को जब बांटा जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज होती है, तो एंट्री पोस्ट होती है वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड डब्ल्यूसीएफ। गाइस कितने का 3,000। ए और बी बांटेंगे, रेशियो दे नहीं रखा था तो अपन ने 1:1 माना ही था, तो 1500। आई होप गाइस ये बात समझ में आई होगी। सी को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि एडमिशन से पहले जो भी प्रॉफिट रिजर्व लॉसेस होते हैं वो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांटे जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ये अपन ने कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पे कोई भी फंड लेंगे, अब इधर आ जाते हैं तो नीचे अपन को पी एंड लिखा हुआ बैलेंस शीट के अंदर 2,000 का, उसको अपन बांटेंगे, वो लॉस है तो वही पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, एंट्री पोस्ट होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू पी एंड अकाउंट। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं टू पी एंड अकाउंट। अब कितने का आएगा 2,000 का, तो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1,000 एंड 1,000। ठीक है गाइस, अब उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं। तो डब्ल्यूसीआर का अपन ने बैलेंस लिख दिया है, कैश लेके आएगा वो लिख दिया। अब बात करते हैं गुडविल के बारे में। अब गुडविल जो वैल्यूड हुई थी वो अपन पॉइंट नंबर 8 में पढ़ते हैं, सी इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, गुडविल वैल्यूड 8,000। तो सबसे पहले अपन ये निकालते हैं कि सीज की गुडविल है कितनी, सीज गुडविल। अगर सीज गुडविल बात करें तो 8,000 इनटू सी कितने रेशियो के लिए आया है 1/4, तो 1/4 की बात करेंगे तो गाइस कितना हो गया जी 2,000। ये सीज गुडविल हो गई। अब गुडविल नहीं लेके आया कोई बात नहीं, सी का करंट अकाउंट ओपन कर लेंगे। अब बात ये है कि इस गुडविल को लेगा कौन, ए लेगा, बी लेगा, या ए और बी दोनों लेंगे, वो अपन को निकालना पड़ेगा। तो अपन निकालेंगे यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशियो। तो गाइस ये वर्किंग नोट है, अपने को बनाने हैं ये सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो का अपने को फॉर्मूला पता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो है, तो पहले अपन ए की बात करेंगे फिर अपन बात करेंगे बी की। तो पहले इनका जो ओल्ड रेशियो था 1/2 था, क्योंकि 1:1 माना था। अब ए का जो नया रेशियो है वो गाइस कितना है 2/4 और बी का है 1/4। ठीक है, तो देखते हैं सैक्रिफाइस किसने किया। टोटल एलसीएम आएगा 4, 2 2 जा 2 1 जा 2, 4 1 जा 1 2 जा 2, तो इसका मतलब 0.4, यानी कि ए ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया है। बी का निकालेंगे, 4 एलसीएम आएगा 2 2 जा 2 1 जा 2, 4 1 जा 1 1 जा 1, तो इसका मतलब 1/4, यानी पूरा का पूरा जो सैक्रिफाइस किया है वो किसने किया है, बी ने किया है। जब बी ने सैक्रिफाइस किया, ए का तो 0 आ रहा है तो ए ने तो सैक्रिफाइस किया नहीं है, बी ने सैक्रिफाइस किया है, तो गुडविल किसको मिलेगी, बी को मिलेगी। लेकिन इस केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गुडविल तो कैश में वो लेके नहीं आ रहा, तो सी का करंट अकाउंट से गुडविल को लेंगे। तो एंट्री अपन करने की कोशिश करें तो एंट्री पहले गाइस ये होगी कि सीज करंट अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। जैसे अपन ने एंट्री सीखी मैं वैसे ही तरीके से आपको बता रहा हूं, टू गुडविल अकाउंट। कितना गाइस 2,000 रुपीस की गुडविल थी, ये अपन ने एंट्री पोस्ट कर ली। ठीक है, अब इस गुडविल को लेगा कौन, केवल बी लेगा, सैक्रिफाइस रेशियो बी नहीं किया है, तो एंट्री पोस्ट हो जाएगी गुडविल अकाउंट डीआर टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितने से गाइस 2,000 रुपीस से। ठीक है, ये अपन ने एंट्री कर ली। अब अपन इसको अगर नॉर्मल एक एंट्री करना चाहे तो गुडविल तो यहाँ पे सीआरटी डीआर तो खत्म हो गई। अल्टीमेटली बात करें तो सीज करंट अकाउंट डीआर टू बीज कैपिटल आ गया, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बाय सीज करंट अकाउंट और बी के में गाइस लिख देंगे कितना 2,000। आई होप की बात आपको समझ में आई होगी एंट्री के थ्रू। अब सीज करंट अकाउंट डीआर टू बीज कैपिटल आ गई, तो अपन ने
बी के अकाउंट में लिख दिया बाय सीज करंट अकाउंट। तो आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपन का गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। अब अपन इसके पॉइंटों को देखते हैं। अपन ने सबसे पहले पॉइंट कंप्लीट कर दिया, सेकंड वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया, थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया, फोर्थ कंप्लीट हो गया, अपना फिफ्थ कंप्लीट हो गया, सिक्स्थ कंप्लीट हो गया, सेवंथ अपना कंप्लीट हो गया, और अपना एट्थ जो कंप्लीट कर दिया अपन ने गुडविल ये लिख दिया है, नाइन्थ वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। तो अब गाइस अपन निकालते हैं इनके बैलेंस। तो अब कितना कितना बैलेंस आ रहा है वो निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूं टू बैलेंस कैरेट डाउन, जो क्लोजिंग बैलेंस आता है उसे अपन लिखते हैं जी कैरेट डाउन। ठीक है गाइस, तो अपन बैलेंस निकालेंगे क्लोजिंग। तो सबसे पहले ए की बात कर लेते हैं। तो गाइस ए का जो आ रहा है वह है, और एक चीज और रह गई सबसे बड़ी बात, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट भूल गए। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट के अगेंस्ट में अपन ने एंट्री करी थी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। गाइस कितने कितने रुपए 6000 और 6000। ठीक है गाइस, ये था रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, इसलिए इनकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, इसलिए सीआर साइड हो गया। अब इनका टोटल करते हैं 50,000 प्लस 1500 प्लस 6000। तो गाइस ये अपना आ रहा है 57,500। कितना आ रहा है 57,500, उसमें से अपन माइनस करा देंगे इसमें से 1000 रुपीज, तो आएगा अपना 56,500। ठीक है, दोनों साइड का टोटल लिख देंगे 57,500 57,500। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बी के बारे में। तो बी की कैपिटल ओपनिंग 30,000, फिर डब्ल्यूसीएफ का पैसा मतलब 1500, फिर 2000 का गुडविल और 6000 का रिवैल्यूएशन। तो गाइस ये आ गया 39,500। कितना आ रहा है 39,500, उसमें से 1000 लेस करा देंगे तो ये आएगा आपका 38,500। ठीक है, तो ये बी का भी लिख दिया अपन ने 38,500 और टोटल कर दिया 39,500। अब गाइस बात कर लेते हैं सी के बारे में। तो सी का केवल 20,000 ही है और ये कैरेट डाउन में आ जाएगा 20,000। आई होप कि गाइस ये कैपिटल अकाउंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये था ए और बी सी का कैपिटल अकाउंट, जिसमें कि अपन ने क्या क्या करा, बैलेंस लिखा बैंक से, यानी कि जो सी कैपिटल लेके आया वो लिखा, फिर डब्ल्यूसीएफ का बांट दिया क्योंकि 4000 का था, एक 1000 की लायबिलिटी क्रिएट हो गई, 3000 रुपए का फंड बच गया तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ईपीएफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, इसका हमने नोट ही लिखवा रखा है। तो उसके बाद ये गुडविल लेके नहीं आया था कैश में सी, तो करंट अकाउंट से कवर कर लिया, एंट्री पोस्ट करी सी करंट अकाउंट या गुडविल अकाउंट, और गुडविल को लेगा कौन, बीस कैपिटल को, हमने ये रेशियो निकाला, सैक्रिफाइस रेशियो केवल बी का आ रहा था, तो ये बी को मिल गई 2000 की गुडविल। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था वो 6000 का हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, टोटल करा, और उसके बाद इनका जो पी एंड जो लॉस था उसको माइनस करा के इनका बैलेंस निकाल दिया। इसे अपन बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। टू बैलेंस कैरेट डाउन 56,500, 38,500 और 20,000। आई होप कि गाइस कैपिटल अकाउंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इससे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस अपन बनाएंगे इसे बैलेंस शीट, यानी कि अपन ने क्या बना लिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया था, फिर अपन ने बना लिया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अपन बनाएंगे गाइस अब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ठीक है। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता है, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ठीक है। ये अपना लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ये है बैलेंस शीट। अब अपन इसको करेंगे तो सबसे पहले आप अपनी पुरानी बैलेंस शीट में आएंगे। सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पे क्रेडिटर्स जो अपने को दे रखा है, कितने का दे रखा है 6000 के अपन को क्रेडिटर्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले अगर 6000 का अपने को क्रेडिटर्स दे रखे थे तो पहले क्रेडिटर लिखे अपन ने, अपन अंदर ही लिखेंगे 6000, लेकिन इसमें से लेस कराएंगे डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट और क्रेडिटर जो अपन ने बनाया था कितने का, 120 का, लेस करके इसको बाहर लिखेंगे अपन कि 6000 में से 120 जाएंगे तो कितना आएगा 5880, ठीक है। ये अपना क्रेडिटर का था जो अपन ने 120 बनाया था रिवैल्यूएशन में सीआर साइड। अब उसके बाद अपन बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में। तो गाइस यहां पे अपन लिखेंगे सीधे 1800, क्योंकि अपने को पता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को 1800 तक लेके आना था, तो कितने रुपए का अपने को प्रॉफिट हुआ था 200, तो अपन ने रिवैल्यूएशन में सेट करा दिया, तो यहां पे लिख दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1800 के, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पे। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, अब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो है वो गाइस पहले से अपन को बैलेंस शीट में जो रखा था 3000 का दे रखा था, और अपन ने 5% 5500 का इंक्रीज करा था, तो यहां पे अपन लिखेंगे 2500, ठीक है। कितना लिखेंगे 2500, नहीं एक सेकंड, 3000 दे रखा था ना, 3500 लिखेंगे अपन यहाँ पे,
एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। तो अपने को पहले से जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड था 3000 का दे रखा था, 500 का इनको इंक्रीज कराया था, तो 3500 अपन ने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद गाइस वर्कमैन कंपनसेशन फंड 4000 का था, 1000 की लायबिलिटी क्रिएट हुई थी, 3000 का फंड अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। लेकिन अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड नहीं रहा है, तब वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी 1000 की आएगी, क्योंकि अभी लायबिलिटी क्रिएट हुई है, पे नहीं करी। अगर पे कर दी होती तो बैलेंस शीट में नहीं आती, इसलिए अपन यहाँ पे लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी 1000 रुपीज की, 4000 का फंड था, 1000 की लायबिलिटी क्रिएट हुई थी, 3000 रुपए का फंड जो था अपन ने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। और ये जो लायबिलिटी क्रिएट हुई अभी पे नहीं करी, अभी तो केवल इसका प्रोविजन बनाया कि अपन ने जो फंड से लायबिलिटी को सेट ऑफ कराया है, लेकिन अभी लायबिलिटी पे नहीं हुई है, इसलिए वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी के नाम से 1000 यहाँ पे आएगा। अब गाइस फिर उसके बाद रखा है कैपिटल, तो अपन यहाँ पे आप लिखेंगे कैपिटल, और कैपिटल पे अपन ने अंडरलाइन करा ए बी एंड सी। अब ए बी एंड सी के जो क्लोजिंग बैलेंस आए थे वो अपन यहाँ पे लिख देंगे। ए का बैलेंस आया था 56,500, ठीक है, बी का आया था अपन का 38,500, और उसके बाद सी का जो आया था 20,000 का था। इनको अपन टोटल कर देंगे, यानी 56,500 प्लस 38,500 प्लस अपन करेंगे 20,000, तो गाइस आएगा 1,15,000, यानी कि 1,15,000। ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, 1,50,000। अब उसके बाद अपन आते हैं कैश एट बैंक पे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कैश एट बैंक। अब कैश एट बैंक क्या है, पहले से आपको ओल्ड बैलेंस शीट में जो आपको दे रखा है 12,000 का, ये दे रखा है, और उसके बाद 20,000 कौन लेके आया था, सी लेके आया था अपने कैपिटल के। तो कैश एट बैंक अपन ने लिख दिया है, यानी 20। अब अपन चाहे तो कैश एट बैंक 12,000 प्लस 20,000 करके 32,000 हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद गाइस नेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें डेटर्स, क्या लिखा हुआ है गाइस, डेटर्स। तो डेटर्स थे अपने जो दे रखे थे वो दे रखे थे गाइस कितने के, 16,000 के, लेकिन लेस करेंगे इसमें बेड डेप्ट, जो अपने को बेड डेप्ट हो गए थे, जो अपने के रिवैल्यूएशन में डाल दिए थे, कितने के गाइस, 2,000 के। तो अल्टीमेटली अपन की वैल्यू केवल कितनी रह जाएगी, 14,000, ठीक है गाइस। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, अब हमने को दे रखा है डेटरों के स्टॉक की बात कर लेते हैं गाइस, किसकी, स्टॉक। अब स्टॉक अपन को नीचे वैल्यू दे रखा था 24,180, डायरेक्ट लिख देते हैं 24,180। वैसे तो अपन को दे रखा है कितना, 22,000, लेकिन वो इंक्रीज हो गया था 2180 का, तो अपन ने टोटल कर दिया 24,180 लिख दिया है। उसके बाद गाइस अपन बात करते हैं फिक्स्ड असेट्स के बारे में, किसके बारे में, फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड असेट्स गाइस 12,000 से एप्रिशिएट हुई थी, तो पहले दे रखा अपन को 43,000 अपन 12,000 ऐड करेंगे तो गाइस आ जाएगा आपका 55,000, ठीक है गाइस। फिक्स्ड असेट्स आ जाएगी आपकी 55,000 की। अब उसके बाद अपन बात करते हैं P&L अपना कंप्लीट हो गया है, लेकिन अपना एक आएगा सीज करंट अकाउंट। सीज करंट अकाउंट था, गुडविल का जो पैसे ये कैश में लाया था, अपन ने सीज करंट अकाउंट ओपन कर दिया था, कितने रुपए से गाइस, 2,000 रुपीज से। तो गाइस ये थी बैलेंस शीट का। अपन ने जो कर लिया इसके बाद टोटल देखते हैं, अगर टोटल इक्वल आ गया तो अपनी बैलेंस शीट सही है। तो यानी कि अपन 5880 प्लस 1800 प्लस 3500 प्लस 1000 प्लस 1,15,000, ये गाइस आया 1,27,180, 1,27,180 इसका टोटल इधर का आ रहा है। इधर का एक बार चेक करते हैं, सेट का 32,000 प्लस 14,000 प्लस 24,180 प्लस 55,000 और प्लस 2,000, तो ये भी आपका आ रहा है 127,180, यानी कि दोनों साइड का बैलेंस इक्वल आ रहा है। तो अपनी बैलेंस शीट सही है, और अपन ये सारे के सारे ओल्ड बैलेंस शीट से फिगर लेते हो, अपन ने बनाई बैलेंस शीट, ऐसी असेट्स को कराए। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये थी अपनी बैलेंस शीट। इससे पहले अपन ने बनाया था पार्टनर्स कैपिटल, उससे पहले अपन ने बनाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप गाइस ये एक जो क्वेश्चन अपन ने लिया, इसमें अपन ने बहुत सारी चीजें कवर करी। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हम कर सकें। आई होप गाइस ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।